वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जे। आज हम बच्चों कक्षा 12 का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जो आपका पेपर है बच्चों, ये 4 मार्च को होने वाला है। आज हम इसका सिक्योरिटी मिशन है उसका मॉडल पेपर 1 है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 मॉडल पेपर है, इसके बाद आपको दूसरा मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दोनों वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट रहने वाला है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 विषय रसायन विज्ञान रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलेगा। पूर्णांक की बात करें तो ये जो पेपर है आपके 56 नंबर का रहने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 69.03 सेकेंड है तो इसका वेग स्थिरांक का मान कितना होगा। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि k इक्वल टू क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई अर्ध आयु। तो देखो अर्ध आयु में क्या करोगे आप, वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पर 69.3 दी है। तो अब आपको क्या करना है, इसको काट लेना है। 1 पॉइंट हटाओ ऊपर क्या जाएगा 10, 1 पॉइंट हटाए नीचे कितना आ जाएगा आपका 1000। दोनों वैल्यू कट गई, 0 से 0 कट गया तो 1 अपॉन क्या आ गया आपका 100। तो क्या जाएगा 10 की पावर -2 पर सेकेंड। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्या होगा सही आंसर होगा। अगला है कि आदर्श विलयन का गुण है। तो आपको बताना है कि एक आदर्श विलयन का क्या गुण होता है कि राउल के नियम का पालन करता है, डेल वी मिश्रण 0 होता है, डेल एच मिश्रण भी 0 होता है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर द 298 केल्विन ताप पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो होता है बच्चों आपका 0 कितना होगा 0 वोल्ट। लेंथेनाइट श्रेणी का रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है उसका आपको नाम बताना है, प्रोमीथियम। क्या होगा बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पीएम यानी प्रोमीथियम। निम्न में किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो होगा बच्चों Fe+3 यानी आयरन +3 है, इसका मान सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो वो होता है बच्चों आपका मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है यानी Mg। उभय तंतु लिगेंड है वो आपको बताना है कौन है बच्चों, तो Cn- क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का माइनस हो जाएगा। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या चीज प्राप्त होती है। तो वो है बच्चों COCl2। क्या होगा COCl2 प्राप्त होता है यानी क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चों COCl2 यानी क्लोरोफॉर्म। अगला है सम्मिलित कीजिए। आपको यौगिक देर का इधर बंद का कोण का मान दे रखा है थीटा का, तो आपको इनको मैच करना है। तो यहाँ पर देखो पहली बात करें तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो बच्चों यहाँ पर सारे के सारे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला है C6H5OH यानी एथेनॉल है। HSO3 के साथ क्रिया कराने पर उत्पाद में आपको क्या प्राप्त होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वो होगा बच्चों आपका पिक्रिक अम्ल। क्या बनेगा यहाँ पर पिक्रिक अम्ल का निर्माण होगा, क्या हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। अगली बात करें क्वेश्चंस की, देखो अगला जो प्रश्न है आपका 11 RCH2COOH लाल PX2RCHCOOH अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको यहाँ पर बतानी है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार को दर्शाती है। तो बच्चों ये होगी आपकी यहाँ पर हेल फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। एमीन के विभेद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में प्रयुक्त अभिकारक का क्या नाम है। तो वो है बच्चों C6H5SO2Cl यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, अगर बात करें इसको तो हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है, इसका नाम याद रखें। अगला है सक्सिनिक अम्ल का IUPAC यानी आपको IUPAC नाम बताना है। तो क्या होगा बच्चों इसकी बात करें यहाँ पर इसका जो IAPUC नाम होगा वो होगा ब्यूटेडाइओइक अम्ल। क्या हो जाएगा ब्यूटेडाइओइक अम्ल। तो कैसे बनेगा CH2 दो तो आपके CH2 हो गए, वो दोनों तरफ आपको कार्बोक्सिलिक समूह ऐड कर देना COOH यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर बात करें तो ब्यूटेन डाइओइक अम्ल हो जाएगा। अगला है कि C2H5 में नाइट्रोजन परमाणु की संक्रमण अवस्था कौन सी है। तो वो होगा बच्चों sp3 संक्रमण। स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी का निम्न में से प्रबलतम लिगेंड कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो होगा कार्बन और ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल कहा जाएगा, इसको क्या कहेंगे बच्चों कार्बोनिल। अगला है एनिसोल की HI से अभिक्रिया पर बनते हैं, क्या बनते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो बनेगा बच्चों आपका फिनोल बनेगा। क्या बनेगा फिनोल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
बेंजीन के साथ क्या बनाना है, फिनोल और CH3 बनेगा साथ में, जिसको हम मेथिल क्या बोलते हैं बच्चों, मेथिल आयोडाइड कहा जाता है। यानी ये तो हमारा क्या हो गया, फिनोल, ये तो हमारा क्या बनेगा, फिनोल, और ये हो जाएगा हमारा मेथिल आयोडाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, मेथिल आयोडाइड का निर्माण होगा। अगली बात करें यहाँ पर कि एल्डिहाइडों के निष्विशन में रोजनमुंड अपचयन में प्रयुक्त अभिकारक कौन सा है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि अभिकर्मक है वो कौन सा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो होगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो PdBaSO4 क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनेगा, साथ में पैलेडियम उत्प्रेरक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, बेंजीन डाइएजोनियम लवण जब फिनोल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक रंजक बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहेंगे बच्चों, युग्मन अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको 10 रिक्त स्थान दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपके 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। तो चलो हम एक एक करके सभी को भरने का प्रयास करते हैं कि ताप बढ़ने पर किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है बच्चों, वो आपका हमेशा बढ़ता है। अगला है, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर व कमजोर शोषण क्षमता कहा जाता है, तो उसको एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एनोक्सिया कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको बच्चों, एनोक्सिया कहा जाता है। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक साइटोसिन तथा ग्वानिन के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो वो होते हैं बच्चों 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। चालकता की इकाई होती है, तो चालकता की इकाई क्या होती है बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो इसको बोला जाता है ओम 1 यानी ओम अपॉन मीटर। क्या कहेंगे बच्चों, ओम अपॉन मीटर। साथ ही बात करें मेर्क्यूरी सेल में एनोड होता है, तो किसका होता है बच्चों, वो बनता है आपका जिंक मरकरी अमलगम का। तो यहाँ पर हो जाएगा जिंक अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम होगा बच्चों यहाँ पर। चलो मैं इधर लिख देता हूं कि जिंक मरकरी अमलगम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ZnHg हो जाएगा, ठीक है। अगला है एनेलीन सांद्र एस्टोसोपर के साथ गर्म करने पर बनाता है, तो क्या बनाता है, सल्फानिलिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फानिलिक अम्ल का निर्माण करता है। अगला है को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं, किसको कहा जाता है यहाँ पर, वो आपको नाम बताना है। तो वो होगा C6H5N2Cl को। अगला है एनिलीन को कमरे के ताप पर जलीय Br2 यानी ब्रोमीन से क्रिया कराने पर क्या चीज प्राप्त होती है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, अगर बात करें तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या बनेगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। अगला है एक प्रकाशिक अक्रिय अमीनो अम्ल है, उसका नाम बताना है, तो वह है ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्लाइसिन। अगला है रेडियो एक्टिव अभिक्रिया कोटि की होती है, तो वो बच्चों आपकी प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगली बात करें यहाँ पर, अब आपके जो प्रश्न है वो आपके लीनियर प्रश्न है, एक एक लाइन के अंदर आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है हेनरी का नियम लिखिए, तो आपको हेनरी का नियम बताना है। तो क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैसों की मात्रा यानी द्रव्यमान उस गैस का साम्यावस्था दाब के समानुपाती होता है। तो क्या होगा गणितीय रूप, P = KHX, जहाँ P क्या है, आंशिक दाब है, KH हेनरी स्थिरांक है और X गैस का मोल अंश है। अगला प्रश्न है 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है, तो विलयन की प्रतिशत W और V का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दो चीजें बतानी है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर WV परसेंटेज, तो क्या आ जाएगा, ऊपर ml में आ जाएगी वैल्यू, तो मान रख लो कितना है, 10 है, कितने में से है बच्चों, 10 है, कितने में से, 500 में से है, तो इसको काट लो 2 0 से, 2 0 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो कितना आ जाएगा WV परसेंट, 2% हो जाएगा। अगला है वेग A⁴1/2 B⁴3/2 अभिक्रिया वेग समीकरण की कोटि की गणना कीजिए, आपको इसकी कोटि बतानी है। तो देखो कैसे निकलेगा, जो भी इसकी पावर में उसका केवल एलसीएम ले लो, तो 1/2 3/2 का एलसीएम कितना आ गया, 2, तो नीचे की वैल्यू समान है तो ऊपर की वैल्यू को जोड़ लो, 4 में 2 का भाग तो कितना आएगा, 2, यानी कौन सी है बच्चों, द्वितीय कोटि। अगला है हेमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हेमोलैप्टिक वे संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा होता है, उदाहरण के लिए CONS 3 6 की पावर 3 आ जाएगी। और हेट्रोलैप्टिक
वे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा होता है, उदाहरण CONS3 और आ जाएगा और Cl आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पर, अगला जो प्रश्न है आपका कि फिकेल्स्टीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा कि वह अभिक्रिया एल्किल एलॉयड आयोडाइड बनाने के लिए उपयोग की जाती है। समीकरण हो जाएगा RX के साथ NaI के साथ कराओ तो RX और NaI बनेगा। R का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या ले लो, X का मतलब यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, तो CH3 CH2 Cl। तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, ये अगर बात करें तो क्लोरो एथेन हो गया, क्या बन गया बच्चों, क्लोरो एथेन है, NaI के साथ क्रिया कराओ तो CH3 CH2I और NaCl बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें, कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के एथेनॉलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनेट या कार्बिल एमीन बनता है। तो अभिक्रिया हो जाएगी RNS2 CH3Cl KOH, तो RNNC KCl और H2O का निर्माण होगा। बेंजीन में CH3COOH के 1/2 गुणांक की गणना कीजिए। कैसे निकलेगा, यहाँ पर बात करें, सूत्र क्या होता है कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड के 2 अणु हाइड्रोजन के बंध के साथ द्वितीय बंध बना देते हैं। पूर्ण संघनन के सूत्र होगा I = 1 - अल्फा + अल्फा अपॉन n। अल्फा की वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 0.5। अगला है मिश्र धातु किसे कहते हैं, घटकों के नाम लिखिए। तो मिश्र धातु जो है उसके घटकों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखो क्या क्या होंगे यहाँ पर, मिश्र धातु लेंथेनॉइड धातु की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है जिसके घटक है 95%। तो लेंथेनॉइड होता है जिसमें सीरियम होगा, 5% आयरन होगा, सूक्ष्म मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम होती है। अगले प्रश्न की बात करें, बेंजीन हाइड्रोएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, यह युग्मन अभिक्रिया जिसमें पीले रंग का रंजक बनता है। समीकरण हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका, इसको बोलते जाता है पी अमीनो एजो बेंजीन, यानी पीला रंजक बनता है। निम्न के समन्वय संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो क्या क्या होगी, पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर 6 होगी। 3 को 2 से गुणा करो, डीजे लीजेंड है तो 6 होगी। यहाँ पर बोला है कि EN है, द्वितीयक है, Cl क्या है, एक तुक है, तो 2 को 2 से करो फिर 2 जोड़ दो, ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगला है आपके खंड ब यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 2 नंबर के। 1 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल में 500 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व 1.1 g ग्राम मीटर प्रति लीटर। ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो द्रव्यमान क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। तो देखो द्रव्यमान है तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करो, कितना जाएगा, यहाँ कर देखो, अगर बात करें ml से ml कट गया तो कितना जाएगा, 550 ग्राम हो गया। W/W की वैल्यू निकालनी है। देखो जो कितना दिया है 11, कितने में से, 550 में से। तो देखो 1 0 से 1 0 काट लो, 11 टेबल से 5 बार, 5 के टेबल से 2 बार, कितना प्रतिशत आ जाएगा, W/W 2% आ जाएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने लेवल पे बनाएं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों। तो यहाँ पर आ जाएगा, संक्रमण तत्वों की परिभाषा के अनुसार उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है जिनके परमाणु या आयन की मूल अवस्था में एक कक्षक आंशिक रूप से भरा हो। जिंक, कैडमियम, Hg में उनकी मूल अवस्था और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। अगला है, निम्न पदों को समझाइए। समतल ध्रुवित प्रकाश और रेसेमिक मिश्रण। देखो समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसमें कणों के कंपन केवल एक ही तल में होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश PPL कहलाते हैं। इस सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारकर प्राप्त किया जाता है। रेसेमिक मिश्रण, दो प्रकाशिक समावयवों D और L के सममोलर बराबर मात्रा मिश्रण को रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। ये बाह्य प्रतिकार के कारण प्रकाशिक रूप से अक्रिय होते हैं, इसे प्लस माइनस से दर्शाते हैं। अगला है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को बताइए। SN2 अभिक्रिया एक पद के संपूर्ण है। पहला है, नाभिक स्नेही पीछे की ओर आक्रमण करता है। दूसरा है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है जहां पुराना बंध टूट रहा है तो नया बंध बन रहा है। अंत में विन्यास का प्रतिपन हो जाता है, जैसे तेज हवा में छाता उल्टा होना। अभिक्रिया की दर दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है कि धारण एवं प्रतिपन को समझाइए। तो देखो धारण का मतलब होता है रिटेंशन। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मुख्य केंद्र पर
आबंधों का अपेक्षित विन्यास अपरिवर्तित रहता है तो उसे विन्यास का धारण कहते हैं। प्रतिपन यानी इन्वर्जन, यदि अभिक्रिया के बाद उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास से ठीक विपरीत उल्टा हो जाता है, इसे विन्यास का प्रतिपन कहते हैं। मुख्य रूप से SN2 अभिक्रिया में देखा जाता है, जैसे छाते पर हवा में उल्टा हो जाना। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की अल्फा हेलिकस संरचना का चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ पर बच्चों चित्र बनाना है कि अल्फा हेलिक्स संरचना प्रोटीन की एक द्वितीयक संरचना, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दक्षिणवर्ती सर्पिल के रूप में कुंडलित रहती है। इस संरचना में प्रत्येक अमीनो अम्ल NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर CO यानी कीटोन समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। यह हाइड्रोजन बंध संरचना को स्थायी प्रदान करता है। अगला अभिक्रिया के समीकरण लिखने की राइमर टीमान अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। तो दोनों की बात करें तो राइमर टीमान अभिक्रिया, यह फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से जलीय NaOH से कराई जाए तो मुख्य उत्पाद सेलिसिलेडिहाइड बनता है। यानी यहाँ पर बच्चों एथेनॉल हो गया, साथ में CaCl3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन पर गर्म करोगे तो C6H4OH CHO NaCl और साथ में जल बनेगा। विलियमसन संश्लेषण, ये ईथर बनाने की विधि है। ये एल्केल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ की जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। तो RX की RONA के साथ कराओ तो ROR और NaX बनता है। जैसे यहाँ पर मेथिल ब्रोमीन और साथ में C2H5ONa CH3 और C2H5NaBr बनता है। अगली बात करें यहाँ पर, अगला जो प्रश्न हो गया आपका क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय है क्यों। यहाँ पर होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन यानी RCOO- में ऋणावेश 2 अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणुओं को विस्थापित करता है। अगली बात करें यहाँ पर, दूसरा जो बोला गया इसी का पॉइंट कि इसके विपरीत फिनोक्साइड आयन यानी C6H5O- में ऋणावेश कम ऋणात्मक कार्बन परमाणुओं का घूमता है, जो इसे कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में कम स्थायी है। अधिक स्थायी ऋणायन बनने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल आयन से H+ आयन देता है। 13वां है लेक्टोज शर्करा की हार्वर्ड संरचना बनाइए। तो आपको देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेक्टोज एक डाइसेक्राइड में बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों में बना होता है। इसमें ग्लेक्टोज का क्लोरीन तथा ग्लूकोज का C4 परमाणु ग्लाइकोसिडिक बंध बनाने जुड़े रहते हैं। आवर्त संरचना में 2 त्रिकोणीय बल्ले एक दूसरे से ऑक्सीजन परमाणु के मध्य में जुड़ी दिखाई देती है। अगली बात करें यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, कोल राउस का आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम लिखिए। HCl CH3CO NaCl की अनंत तुलना पर मोलर चालकता का मान क्रमशः 426.1 91.0 एंड 126.45 सेकेंड पर सेंटीमीटर हो तो अनंत तुलना पर CH3COH यानी एथेनोइक की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अगला है नेल्सन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। अगला बोला गया है कि एक सेल के EMF का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया है। ई सेल की वैल्यू 1.05 वोल्ट है तो निकल प्लस Ag सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो सबसे पहले है कोल-राउस का नियम। अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो प्रत्येक आयन विद्युत अपघटय की कुल मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान देता है जो दूसरे आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें धनायनों और ऋणायनों की व्यक्तिगत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। गणितीय रूप होगा Lm बराबर V डेल V माइनस, यहाँ पर प्लस V और माइनस V प्रति सूत्र इकाई आयनों ऋणायनों की संख्या है। CH3CO यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखो आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है। HCl की वैल्यू दी है, CH3CO अन्य की दी है, NaCl की दी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ करके माइनस कर दो, कितना जाएगा 390.95 आ जाएगा। नेक्स्ट समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उष्मागतिकी के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, डेल जी बराबर डेल जी प्लस RT log Q हो जाएगा। तो Q की वैल्यू यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, m का मान 1 हो गया तो आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। तो बच्चों आपका मान कितना आ जाएगा, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन mn प्लस। अगला है सेल की EMF परिकल्पना करनी है। तो ई सेल बराबर सूत्र क्या होता है, ई सेल माइनस 0.591 n log निकल प्लस 2 और Ag प्लस 2 हो जाएगा। तो n की जगह क्या रखना है, आपको 2 रखना है। ई सेल की वैल्यू 1.05 है, निकल प्लस 2 की वैल्यू 0.160 मोल है और Ag प्लस की वैल्यू 0.002 मोल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, अगर इसमें पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ तो आपको सारी वैल्यू रख देनी है।
तो आपका ECl की वैल्यू आएगी 0.914 वोल्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर आपका कि धातु कार्बोनिल यौगिक के पक्ष आबंधन समझाइए। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर CONH3O6 3+3 की ज्यामितीय एवं चुंबकीय गुण समझाइए। चतुष्फल के संकुलों में क्रिस्टलन क्षेत्र विपाटन समझाइए। संयोजकता बंध संयोजन के सिद्धांत के आधार पर NiCl और -2 की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण बताइए। तो दोनों को पढ़ लेते हैं। धातु कार्बोनिल में पक्ष आबंधन, पहला है सिग्मा बंध, लिजेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के रिक्त डी कक्षक के दान से बनता है। पाई बंध, धातु के भरे हुए डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का घनत्व CO लिगेंड के पाई स्टार आबंधी कक्षक में दान से बनता है। ये सिनर्जिक प्रभाव बंध को अत्यधिक मजबूत प्रदान करता है। अगला है ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण। ऑक्सीकरण अवस्था CO की कितनी होगी यहाँ पर बच्चों, +3 होगी, यानी 3d6 विन्यास होगा। संक्रमण NH3 एक प्रबल लिजेंड ऑक्सीकारक है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देता है जिससे D2sp3 संक्रमण होगा। ज्यामिति अष्टफल की होगी। चुंबकीय गुण, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण प्रतिचुंबकीय है, ये एक आंतरिक कक्षक संकुल है। अतः है ऑल्टरनेटिव पार्ट कौन सा, तो दूसरा। चतुष्फल के संकुलों में क्रिस्टलन क्षेत्र विपाटन, चतुष्फल के संकुलों में लिजेंड अक्षों के बीच से आते हैं तथा T2g कक्षकों में dxy dyj dzx की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे EG कक्षकों में dx2 y2 d2z की ऊर्जा कम हो जाती है। विपाटन अष्टफल के की तुलना में कम हो जाता है। NiCl की ज्यामितीय तुलना, तो यहाँ पर निकल क्लोरीन एक दुर्बल लिजेंड है जो युग्मित नहीं होता, इसे sp3 होता है। चतुष्फल के चुंबकीय गुण, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होता है। फिनोल तथा संबंधित अभिक्रियाएं। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है कि फिनोक्साइड आयन की फिनोल से अधिक स्थायी है, क्यों? अभिक्रिया यहाँ पर दे रखी है, इसको आपको पूर्ण करना है, इसको भी पूर्ण करना है। अगला फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, क्यों? अभिक्रिया को आपको यहाँ पर जो दे रखी है इनको आपको पूर्ण करना है। तो चलो देख लेते हैं। पहला होगा फिनोल में अनुनाद के दौरान आवेश का पृथक्करण होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश बेंजीन वाले परिणावेश आ जाता है जो अणु को कम स्थायी बनाता है। इसके विपरीत फिनोक्साइड आयन में ऋणावेश केवल ऑक्सीजन और वलय के कारण परमाणु में विस्थापन होता है। किसी आवेश पृथक्करण है चूंकि अधिक स्थायी आवेश आयन बनाता है, इसलिए फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी है। क्यूमेन से फिनोल का बनना, तो देखो सबसे पहले क्यूमेन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, एक्स क्यूमेन डाई हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसके बाद अम्लीय जल अपघटन, तो इसमें फिनोल बनेगा और एसीटोन बनेगा। दूसरे के अंदर क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, एसिटिल सिलिसिलिक अम्ल बनेगा और एसिडिक अम्ल का निर्माण होगा। अल्टरनेट था फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, तो यहाँ पर होगा फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व। H+ आयन त्यागने के बाद फिनोक्साइड आयन बहुत अत्यधिक स्थायी हो जाता है, जिससे एल्कोहल से बना एल्कोक्साइड आयन RO- स्थायी नहीं होता है। संक्रमण फिनोल में OH- समूह sp2 संक्रमण कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे विद्युत ऋणात्मकता एल्कोहल के sp3 कार्बन से अधिक होती है, जिससे OH आवन से प्रोटॉन निकलना आसान हो जाता है। अभिक्रिया पूर्ण करना, जब फिनोल की अभिक्रिया कम ताप पर 273 केल्विन पर अद्रव्य विलायक से कराई जाती है तो मोनोब्रोमो उत्पाद बनता है। मुख्य उत्पाद P ब्रोमोफिनोल बनेगा, सह उत्पाद O ब्रोमोफिनोल बनेगा। अगला है कोल्बो अभिक्रिया, ये सोडियम फिनोल कैबिनेट बनेगा, सोडियम सेलेटेट बनेगा और सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक स्थिरांक को व्युत्पत्त कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। कार्बन 14 एक रेडियोएक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयुकाल 5730 वर्ष है। पुरातत्व के एक नमूने ने लकड़ी में कार्बन 14 की मात्रा 80% पाई जाती है। नमूने की आयु ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया निम्न है, R से P की तरफ जा रहा है तो रेट क्या हो जाएगी, -dr/dt के R1। समाकलन करना है इसका, तो क्या बनेगा, log R बराबर -kT + I बनेगा। अंतिम व्यंजक क्या हो जाएगा, K = 2.303 log R 0.R। अभिक्रिया की आणविकता, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए एक साथ टकराने वाले अभिकारक अणुओं परमाणु या आयनों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती जो कभी भी शून्य और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। लकड़ी से नमूने की आयु ज्ञात करना, तो बच्चों रेडियोधर्मी से प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, K = 0.693/T12। तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे आप तो कितना मिलेगा, 1845 वर्ष। और वाले प्रश्न की बात करें, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक व्युत्पत्त कीजिए। एक अभिक्रिया का ताप 298 से 308 केल्विन कर दिया जाए तो इसका वेग व्यंजक 2 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग नियम समीकरण के अनुसार अभिकारकों की सांद्रता के पदों के घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग के a⁴x b⁴y अभिक्रिया की कोटि है, ये मान्य ऋणात्मक परिणाम को हो सकती है। अगला है शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक स्थिरांक व्युत्पत्त करना।
तो निकोटिक अभिक्रिया R से P हो गई, तो आपको वैल्यू रखनी है। इसका समाकलन करोगे तो वही आ जाएगा बच्चों K बराबर R0 R/T। अगला है यहाँ पर संकीर्णता की ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो log K2/K1 E0 2.303 R/T2 - T1 T1 T2 हो जाएगा। K2/K1 की वैल्यू कितनी है, 2 गुना कर दो, K2/K1 कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा E की वैल्यू, और यहाँ पर आपको R की वैल्यू रख देनी है और T1 T2 की वैल्यू रख देनी है। तो गणना करो कितना आएगा, 52.9 किलो जूल प्रति मोल। अगली बात करें, अंतिम प्रश्न है, एल्डिहाइडों के विरचन के लिए रोजनमुंड अपचयन प्रयुक्त अभिकारक उत्प्रेरक को लिखे, एडोल संघनन को समझाइए, क्लीमेंशन अपचयन की व्याख्या करो, फिर फार्मेलिन किसे कहते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, रोजनमुंड अपचयन के प्रयुक्त अभिकर्मक वो होगा पैलेडियम का उपयोग किया जाता है जो बेरियम सल्फेट पर आधारित है। इसमें सल्फर केनोलिन द्वारा आंशिक रूप से विषाक्त किया जाता है ताकि एल्डिहाइड आगे अपचयन न हो। अगला है एल्डोल संघनन, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। गर्म करने पर ये जल का अणु त्याग कर असंतृप्त यौगिक बनाते हैं, 2CH3CO CH3CHOH बनाएंगे। अगला है क्लीमेंशन अपचयन, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का कीटोन में जिंक अमलगम सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिन यानी कीटोन समूह हाइड्रोकार्बन मेथिल समूह में उपचित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेथिल बनेगा जल, फॉर्मेल्डिहाइड में 40% जलीय विलयन में फॉर्मेलिन कहते हैं। इस उपयोग में जैविक नमूने के सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अथवा का प्रश्न है कि फेलिंग विलयन ए और बी के घटकों के नाम लिखिए, केनिजारो अभिक्रिया को समझाइए, वोल्फ किस्नर अपचयन को व्याख्या करें, टोलिन अभिकर्मक किसे कहते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है फेलिंग विलयन ए और बी के घटक। ए के विलयन जलीय कॉपर सल्फेट होगा, नीला विलयन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोसेल लवण क्षारीय विलयन होगा। अगला है केनिजारो अभिक्रिया, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं क्षार के साथ गर्म करने पर स्वयं ऑक्सीकरण के साथ अपचयन प्रदर्शित करते हैं। एक अणु अल्कोहल में उपचित होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत होता है। समीकरण हो गया यहाँ पर वोल्फ-किसर अपचयन, इसमें कार्बोनिल यौगिकों को हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कथनांक वाले विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। टोलिन अभिकर्मक, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में टोलिन अभिकर्मक कहते हैं। ये एल्डिहाइड के फ्रिक्शन में उपयोग होता है। ये एल्डिहाइड के ऑक्सीकृत कर स्वयं धात्विक सिल्वर में उपचित हो जाता है। बच्चों, ये हमारा आज का सिक्योरिटी मिशन का आपका रसायन विज्ञान का जो 4 मार्च को पेपर होने वाला है उसका जो मॉडल पेपर 1 था उसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।